हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली सेंटर ने जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन नए अपॉइंट किए गए हैं, तो लॉ कमीशन क्या है यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। इसकी कंपोजिशन क्या होती है और अलग अलग लॉ कमीशन ने अब तक क्या क्या रिकमेंडेशन दी गई है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो का एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जो है, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस किसी हाई कोर्ट के थे, ऋतुराज अवस्थी, इनको अपॉइंट किया गया है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये अभी नए चेयरमैन बनेंगे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के, जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2020 में एक्चुअली। तो इनको चेयरमैन बनाया गया है। तो ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये एक्चुअली है क्या? ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। तो देखिए, जब भी कभी कुछ नया कानून पास करवाना होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अगर कुछ कानून पास करवाना होती है, तो उसके लिए क्या करती है। मान लीजिए कि अगर लोकसभा से पास हो गया तो राज्यसभा में जाएगी। तो जब भी जो कानून मंत्री जो है किसी लॉ को कानून को पास करती है, तो उसके पीछे जो है एक बहुत ही बड़ा रिसर्च होती है। तो ये लॉ कमीशन क्या करती है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये रिसर्च वगैरह करती है। जितनी भी इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉ होती है, अगर उसमें देखे कि कुछ कुछ लॉ है यहाँ पे, कुछ यहाँ पे खामियां हैं, उनको रिफॉर्म्स करने हैं, तो ये सब रिसर्च करके जो लॉ मिनिस्ट्री जो है उनको बताएगी। और लॉ मिनिस्ट्री उसके लिए एक अमेंडमेंट करना हो या फिर अगर कुछ नया कानून पास करवाना हो, तो ये जो है पार्लियामेंट में पेश करती है। तो यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर सुओ मोटो, यानी कि ये जो है लॉ कमीशन खुद से भी कुछ रेफरेंस लेके रिसर्च कर सकती है यहाँ पे। यानी कि खुद से रिसर्च करना, खुद से कुछ पास करवाना हो, तो लॉ मिनिस्ट्री यहाँ पे लॉ कमीशन खुद से कर सकती है। तो लॉ कमीशन के बारे में थोड़े से बैकग्राउंड को बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक नॉन स्टेटूटरी बॉडी है। तो नॉन स्टेटूटरी बॉडी मतलब क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। नॉन स्टेटूटरी मतलब यहाँ पे कुछ एक्ट के थ्रू इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, एक रिजोल्यूशन के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। अभी टाइम टू टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, इसको चेंज करते रहते हैं, इसको बदलते रहते हैं एक टाइम के लिए। तो पहला लॉ कमीशन अगर बात करेंगे, जो इंडिपेंडेंट इंडिया, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1955 में। तब 3 साल के एक टर्म के लिए इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। लेकिन देखिए, लॉ कमीशन का जो हिस्ट्री है काफी पुराना है। अगर आपने इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ी होगी, तो पहले ही चैप्टर में आपको दिया हुआ है कि ये जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो एस्टेब्लिश किया गया था थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, उस टाइम में इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी और इसके चेयरमैन जो थे लॉर्ड मैकोले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अगर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी तो आपको डिटेल में ये सब मिल जाएंगे। तो अभी यहाँ पे देखना होगा कि ये लॉ कमीशन जो है इसके कंपोजिशन कैसे होते हैं। तो एक फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, और इस लॉ कमीशन में 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, और इसमें एक मेंबर सेक्रेटरी भी होती है। अभी देखिए, हमारे जो गवर्नमेंट के जो लॉ या फिर लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी है, लॉ सेक्रेटरी जो लॉ मिनिस्ट्री के अंदर रहते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है इस कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर बन जाएंगे। यानी कि कोई व्यक्ति अगर लॉ मिनिस्ट्री के लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी हो, तो इनको जो है इस लॉ कमीशन का ऑटोमेटिक मेंबरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पे पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, लेकिन पार्ट टाइम मेंबर्स 5 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जनरली ये लॉ कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, जो हेड होते हैं, या तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज होने पड़ेंगे, या फिर एक जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने पड़ेंगे। हाई कोर्ट के जज होने से नहीं होगा, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट के जज होने से भी चले जाएंगे जब रिटायर्ड है। तो ये जो है लॉ कमीशन को हेड करेंगे। कुछ जो पुराने रिकमेंडेशंस अगर इंपॉर्टेंट जो लॉ कमीशन ने दिए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लॉ कमीशन ने 262 जो रिपोर्ट में एक्चुअली रिकमेंडेशन किया गया था कि किसी भी व्यक्ति जो टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंस में
या फिर स्टेट के अगेंस्ट वार से रिलेटेड केसेस में पकड़े गए तो उनके लिए डेथ पेनल्टी जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया था लॉ कमीशन में, यानी कि कुछ अलग पनिशमेंट होगा, डेथ पेनल्टी एबॉलिश कर दिया गया था। डेथ पेनल्टी को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अलग क्राइम के लिए ही यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की बात हो रही थी। लेकिन नेक्स्ट जो अगर बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था कि लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक ही साथ होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि अगर हमारे देश में 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं और हर स्टेट में अलग अलग टाइम जो है इलेक्शंस होती रहती है, तो इससे क्या होता है कि बहुत टाइम और पैसे के खर्चे होते हैं। एक ही टाइम में अगर दोनों ही इलेक्शंस कर दिया गया तो यहाँ पे गवर्नेंस का भाई यहाँ पे बहुत ही इंप्रूव होगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन यहाँ पे एक अलग अलग प्रोसेस भी है। तो देखिए कि जब आपने अगर मान लीजिए कि एक ही जगह पे इलेक्शन हो रहे हैं और मान लीजिए कि आपको 2 बार वोट देना होगा, तो आपने अगर सपोज लोकसभा इलेक्शन के लिए भी वोट दिया और स्टेट असेंबली के लिए भी आपने वोट दिया, तो 2 अलग अलग वोट आपको देना होगा। तो ये जो रिफॉर्म के बारे में एक्चुअली लॉ कमीशन ने 99 में ही मेंशन कर दिया गया था। तो लॉ कमीशन ने और भी एक रिकमेंडेशन दी थी कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में मेंशन किया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटेशन के बारे में भी बात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी इसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में लॉ कमीशन ने मेंशन किया था। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 2020, तो इसके बारे में जो है लॉ कमीशन ने बोला था कि इसको जो है आना चाहिए और ये रिप्लेस करेगी किसको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, और इसको भी प्रपोज किया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारे देश के, देखिए एक सिस्टम होनी चाहिए जो सिस्टम खुद से रिसर्च करके जो भी यहाँ पे अमेंडमेंट रिफॉर्म्स करनी चाहिए वो क्या करेगी, पास करेगी, जो लॉ मिनिस्ट्री के पास। और लॉ मिनिस्ट्री को जो है ये अधिकार है कि उसको कानून कैसे बनाया जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रिसर्च जो काम करेगी ये लॉ कमीशन एक स्पेशल टीम ऑफ एक्सपर्ट ही करती है और वही जो है लॉ कमीशन का मेन काम होता है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो 22nd जो है सेंटर ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।